इस वीडियो में हम बात करेंगे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिसको हम लोग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भी कहते हैं और उसको शॉर्टकट में EMRS के नाम से जानते हैं। इस समय EMRS में वैकेंसी आई हुई है प्रिंसिपल, PGT और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो अगर आप EMRS के वैकेंसी को प्रिंसिपल पोस्ट या फिर PGT पोस्ट या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट पे अप्लाई किए हुए हैं या फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए स्वागत करते हैं आपका अपने ही YouTube चैनल लर्न वाइब्रेंट में। मैं इसमें आपको EMRS से संबंधित सभी डिटेल अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा और तैयारी संबंधित सभी मटेरियल भी अवेलेबल कराता रहूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, वो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप EMRS से संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन को इस टेलीग्राम चैनल पर पाते रहेंगे, जिससे आपको बराबर सुविधा मिलती रहेगी। मैं इस टेलीग्राम चैनल पर तैयारी से संबंधित और नियुक्ति से हर एक नोटिफिकेशन से संबंधित डिटेल यहाँ से अपडेट करता रहता हूँ। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको हमेशा सुविधा मिलती रहे। और साथ में ही आप इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम पर वीडियो मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे और टाइम पे पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करके आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के समय एकदम साथ देंगे। तो इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं EMRS से संबंधित सभी जानकारी को एक बार डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि आप इसमें कौन से फॉर्म को अप्लाई करें और पूरी प्रिपरेशन के बारे में कैसे समझें। अभी तक अगर EMRS के बारे में देखें तो अभी तक 694 संसंड EMRS हैं और अभी 46 मतलब 46 और EMRS बनाए जाएंगे। 401 फंक्शनल EMRS है जो कि अभी ये ऑपरेट हो रहा है। 401 EMRS चल रहा है और पूरे 694 टारगेट है ओपन होने का। अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट देखें तो अभी भी यहाँ पे 85,860 स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं, जिसमें से बॉयज़, गर्ल्स और ट्रांसजेंडर हैं। पूरे 8500 स्टाफ हैं, जिसमें से 5000 लगभग टीचिंग स्टाफ है और 3300 लगभग नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी इतने फंक्शनल EMRS हैं, जिसमें हम देखेंगे कि और आगे कितने EMRS और ओपन हो सकते हैं। तो अगर देखिए विज़न क्या है, विज़न इनका क्लियर सी बात है कि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं, जैसे जो ट्राइब्स एरिया के ट्राइब्स हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनका जो मेन मिशन है, विज़न है, वही है कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और जो इनका मिशन है कि जो एम्पायर्ड क्वालिटी एजुकेशन है ST चिल्ड्रेन के लिए, उसको एक अच्छे से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस्टेब्लिश किया, जैसे कि वो भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के अपनी पढ़ाई कर सकें। ऑब्जेक्टिव है इनका, ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी में जैसे कि हम लोग हर जगह प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ है, लेकिन वो हर जगह क्वालिटी एजुकेशन नहीं देने पाने के कारण, या फिर बस क्लास 5 तक ही थोड़ी पढ़ना है, उनको आगे तक भी पढ़ना है। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे उनको एजुकेशन देने के लिए, जिससे कि वो अपने आप को एक बाहर आएँ, जब मेन स्ट्रीम में आएँ, यूनिवर्सिटी में आएँ, तो IITs, IIMs और एम्स को ज्वाइन कर सकें पढ़ करके, जिससे कि पढ़ाई बैरियर न बने उनको आगे बढ़ने का। तो इनका ऑब्जेक्टिव है, अगर देखें तो हमेशा ये मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइब्स है कोशिश करती है कि जो ट्राइब्स एरिया के लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम में ला करके उनको भी एक अच्छे नागरिक की तरह मौका मिले
और वो भी आईआईटीज़ और आईआईएम में जा करके अपने रिप्रेजेंटेटिव इस्टेब्लिश कर पाएँ और खुद की वैल्यू को इम्प्रूव कर पाएँ। अगर हम कुछ इनके स्टेटस को देखें, फंक्शनल स्टेटस हैं जो कि इतना 6 अप्रॉक्स 700 फंक्शनल में है। मतलब फंक्शन जो हैं प्रॉक्स और लगभग 400 फंक्शन कर रहे हैं, मतलब समझ जाइए अभी 300 और खुलेंगे। तो आप अपॉर्चुनिटी के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं कि पूरे अप्रॉक्स 700 फंक्शन ईएमआरएस हैं, जिसमें से 400 फंक्शनल हैं। इसका मतलब है कि अभी भी 300 और ओपन होगा, मतलब और वैकेंसी आएगी। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, अगर मान लीजिए कि आप ईएमआरएस का प्रिपरेशन करते हैं और इस फॉर्म को ईएमआरएस वाले इस फॉर्म को भरते हैं, आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा। नेक्स्ट ईयर श्योर है कि वैकेंसी फिर से आएगी। अब नेक्स्ट ईयर वैकेंसी, क्योंकि हमारे पास अभी 300 और फंक्शन करने वाले ईएमआरएस ओपन होने वाले हैं। अभी तो ये वैकेंसी उसके लिए है जो ऑलरेडी ओपन है। अब समझिए जो ऑलरेडी फंक्शनल हैं उसके लिए वैकेंसी है, अभी और ओपन होने वाले हैं तो वैकेंसी और बढ़ने वाली है। क्लियर सी बात है, अपॉर्चुनिटी ईएमआरएस में बहुत ही अच्छा है। और ये पर्सनल बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं कि ईएमआरएस हर जगह पर्सनल बिल्डिंग पे हो, लेकिन कुछ अभी भी रेंटेड पे है और कुछ अदर डिपार्टमेंट उसको ओन रखा हुआ है। खासकर ये खुद स्टेट ईएमआरएस सोसाइटीज़ को चला रही है, कुछ एनजीओ कुछ जगह एक्टिव है। हर जगह के स्कूल सीबीएसई की नहीं है, कुछ सीबीएसई एफिलिएटेड है और कुछ स्टेट बोर्ड एफिलिएटेड है। इसका मतलब ये है कि स्कूल मिक्स जहाँ पे जैसे सुविधा हो रही है वैसा वहाँ पे ओपन करके चलाया जा रहा है। अब इनका देखिए इनरोलमेंट स्टेटस है, ये है कि गर्ल्स बॉयज़ और ट्रांसजेंडर सभी के लिए इनका इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा बनाया गया है। टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ इनके स्कूल ऑपरेट हो रहे हैं। क्लास वाइज इनरोलमेंट इनका दिया हुआ है। अभी जो रिजल्ट समरी है अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी ईएमआरएस नए नए ओपन ही हो रहे हैं, तो अभी इनके रिजल्ट्स अपडेट नहीं है। अब इतना समझ सकते हैं कि इसमें एक अच्छा फ्यूचर है। अगर इसका आप प्रिपरेशन करते हैं, ईएमआरएस के लिए आप लगते हैं, डेली 1 आवर दे रहे हैं इसके पढ़ाई के लिए, तो सफिशिएंट होगा। अगर आप लर्न वाइब्रेंट से अपडेटेड वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो आइए चलिए बात करते हैं रिक्रूटमेंट पे। जो ईएमआरएस का रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जो ईएमआरएस की भर्ती आई हुई है, हम इस पर बात करते हैं। तो देखिए मैं डिस्कस करूंगा बारी बारी कि जो इनकी इन्फॉर्मेशन क्या बुलेटिन है, मतलब प्रोस्पेक्टस में क्या रखे हुए हैं, फिर एडवर्टाइज इन्होंने क्या बताया हुआ है, और जो प्रिंसिपल के लिए सिलेबस में क्या रखा गया है और सिलेबस पीजीटी के लिए क्या रखा गया है। उसके बाद इनके सिलेबस जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसी चूँकि आई हुई है, तो सिलेबस नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अगर हम देखें तो उनके लिए क्या रखा हुआ है और फिर अप्लाई कैसे करें, और फिर कुछ रूल्स हैं इस रिक्रूटमेंट के, इस भर्ती के कुछ रूल्स हैं। मैं बारी बारी सब पे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। इतना मान चलिए कि आपको ईएमआरएस से संबंधित हर एक जानकारी मिल जाएगी, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ईएमआरएस को अप्लाई कर रहे हैं, ईएमआरएस में किसी पोस्ट पे, चाहे प्रिंसिपल पोस्ट पे हो, चाहे पीजीटी पोस्ट पे हो, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट पे हो, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे केवल ईएमआरएस से संबंधित आपको हर एक वीडियो और हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की। फ्रेंड्स देखिए, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में ये स्कूल चलाया जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑपरेटिंग ये स्कूल है। तो अब देखिए हम बात करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, तो देखिए ये सबसे अच्छी इनकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की ये बात है कि ये चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। जैसे कि स्कूल में पढ़ाया जाता है, बुक बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है, चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये पाएंगे कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इस ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो एनईएसटी है, NESTS है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इसके लिए अलग से स्पेशल बनाया गया है। इसका मतलब है, समझ जाइए कि इनके जो थोड़ा सिलेबस होंगे, इनके जो बुक्स होंगे, वो भी थोड़ा अलग तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं दिखे आपको,
ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि जो ट्राइब्स एरिया के स्टूडेंट्स हैं प्राइमरी अपर प्राइमरी में और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में तक के उनको अच्छे एजुकेशन को प्रोवाइड कराना ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आइए बात करते हैं। पहला काम यह है कि जो इसका एप्लीकेशन आया हुआ है, फॉर्म आया हुआ है, वो इस समय करेंटली लाइव है, आप उसको भर सकते हैं और ये फॉर्म आपको 31 जुलाई से पहले ही भर लेना है। मैं रिकमेंड करूँगा इसको पहले जल्दी से जल्दी जितना भर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको प्रिंसिपल पोस्ट लेकर अप्लाई करते हैं तो आपको 2000 रुपया पे करना होगा। पीजीटी पोस्ट अप्लाई करते हैं तो आपको 1500 पे करना होगा, या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपया पे करना होगा। जो एडमिट कार्ड होगा वो अभी वेबसाइट पे, चूँकि अभी फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, डेट ऑफ एग्ज़ाम और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम ये सब तो क्लियर है। डेट ऑफ एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड ये सब आपको मिल जाएगा, जल्दी नोटिफाई किया जाएगा। जो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम है वो 180 मिनट का है टीचिंग स्टाफ के लिए और 150 मिनट है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। फिलहाल नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी है, कंप्यूटर कुछ टेस्ट हैं वो उसमें ऐड हो जाएगा। अब क्या है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मैं आगे डिस्कस करूँगा। बहुत ही सेंटर को लेकर के काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन हर एक स्टेट के कैपिटल में ही बस दिया गया है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपको समझना। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट आंसर की, ये सभी आपको अपडेट मिल जाएगी। जैसे केवीएस का आप एग्ज़ाम दिए हैं सेम वे में आपको हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि ये फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जा रहा है, दूसरे मोड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और फिर एससी एसटी और जो है कुछ और बैकवर्ड कैटेगरीज होती हैं उनके लिए कोई फ़ी का रिक्वायरमेंट नहीं है। और नेम कैंडिडेट कॉन्टैक्ट एड्रेस जैसा कि आप किसी फॉर्म में भरते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स मैं भी इसको बारी बारी से पूरे अच्छे से डिस्कस करता हूँ। तो आइए बात करते हैं वैकेंसी की, वैकेंसी इसमें कितनी है। प्रिंसिपल पोस्ट पे 303 वैकेंसी है, पीजीटी पे 2266 और अकाउंटेंट के लिए 361 वैकेंसी है। जूनियर जिसको जेएसए कहते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 759 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट के लिए 373 और पूरे 4062 पोस्ट आए हुए हैं। फिलहाल पूरे पोस्ट से मतलब नहीं है, आप अपने अगर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आपको बस उसी को देखना है। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे देखें तो अगर हम प्रिंसिपल बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व में 125 सीट रखा गया है, बाकी सीटों को डिवाइड कर दिया गया है कैटेगरी के हिसाब से। और ऊपर पीजीटी के लिए भी वही सेम पैटर्न बना हुआ है। आप यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट ले करके इस वीडियो का, अगर आप इंग्लिश देना चाहते हैं तो टोटल 246 पोस्ट है। 102 अनरिजर्व के लिए है, 24 ईडब्ल्यूएस के लिए, 66 एनसीएल ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 36 है। सभी सीट को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं कि आपके लिए आपके सब्जेक्ट में कौन सा सीट आने वाला है, कितने नंबर ऑफ सीट अप्लाई किए गए हैं और आप कितने में फाइट करने वाले हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने एक बहुत अच्छा चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे जो संस्कृत के लिए भी 97 नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट में वैकेंसी ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब सब्जेक्ट को भी यहाँ पे लैंग्वेज को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए मौका मिल गया है। यहाँ पे मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और संथाली, यहाँ पे इतने सब्जेक्ट के भी वैकेंसी आए हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर आप संस्कृत से पढ़े हुए हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट के लिए, अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट के लिए वैकेंसी काफ़ी अच्छी हुई है। यहाँ पे इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख करके देख सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो जनरली देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप किसी भी स्टेट के हों ईएमआरएस को अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप इसको दोबारा सुन लीजिए। ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, इसका मतलब ये है अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आप नो मैटर किस स्टेट के हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप किसी भी स्टेट से हैं आप ईएमआरएस में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ईएमआरएस के जो मॉडल स्कूल्स हैं वो अक्रॉस इंडिया पूरे जगह अवेलेबल हैं, अक्रॉस इंडिया में हर जगह अवेलेबल हैं, हर एक स्टेट में अवेलेबल हैं। तो जो नियुक्ति होगी, जो आपकी पोस्टिंग होगी, वो स्टेट तो उस समय डिसाइड होगा कि आपका की नियुक्ति कहाँ पे किया जाए। तो आप पूरे इंडियन सिटीजन्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो
इस बात को भी ध्यान रखें, आप किसी भी स्टेट के हैं मैटर नहीं करता है। उसके बाद क्या होता है, भाई NESTS जो है वो रिज़र्व करता है राइट्स को कि उसको किस तरीके से फिल करे अपने वैकेंसीज़ को, तो ठीक है, वो अलग बात है। ठीक, उसके बाद है कि कोई भी NSTS रिक्रूटमेंट शैल बी अकॉर्डेंस विद द रिक्रूटमेंट, ओके ओके होगा ही, जो अप्लाई करा रहा है तो उसके हिसाब से काम होना ही चाहिए, क्योंकि जब वो कोई और हस्तक्षेप करता है तो प्रॉब्लम तब आती है। तो कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है डेट डिटरमाइन वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट, जो कट ऑफ होता है वो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साथ साथ एज लिमिट भी देखी जाती है। उसके बाद है रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा, और ये रिटन टेस्ट होगा, मतलब ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। कुछ लोग ऑनलाइन टेस्ट से डरते हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये OMR बेस्ड टेस्ट है। OMR पे ये एग्ज़ाम होना है, मतलब ऑनलाइन नहीं होना है, ये टेस्ट ऑफलाइन होगा। उसके बाद 10%, ये बहुत ही अच्छी बात जानने लायक है कि पोस्ट वाइज 10% वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी, और ये वेटिंग लिस्ट को 1 ईयर तक वैलिड रखा जाएगा। ये किस लिए, अगर वैकेंसी आती है तो उनको कॉल करके बुलाया जाएगा कि आपकी पोस्टिंग यहाँ पे की जा रही है, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, मतलब 10% वो कह सकते हैं बैलेंस में रख के लोगों को चलना चाहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई ये हमारा और ओपन होता है तो एग्ज़ाम नहीं तुरंत कराएं, जो वेटिंग लिस्ट में है उन्हीं को फटाक से बुला करके ज्वाइनिंग करा करके स्कूल को ऑपरेटिंग मोड में ला सकें। लेकिन ये गारंटी नहीं देते हैं कि मैं आपको 10% वेटिंग लिस्ट में रखा हूँ तो मैं आपको जॉब दूंगा ही। ये बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा चीज़ है इसके लिए। उसके बाद है कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किया जाएगा सभी रिक्रूट करने के लिए। जो भी यहाँ पे प्रोसीजर है, यहाँ पे उन्होंने अपने प्रोसीजर को मेंशन किया है, लेकिन मेन प्रोसीजर जो मैंने मेन बताया वो आपको बता दिया। जितने भी कैटेगरी वाले अगर अपने चाहते हैं रिजर्वेशन को, तो उनके पास उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट, लेटेस्ट और प्रॉपर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर हम पे स्केल देखें प्रिंसिपल के लिए, यहाँ पे स्केल देखें तो प्रिंसिपल लेवल 12 पे मैट्रिक्स में है, जिसकी पे मैट्रिक्स जो लेवल है वो 78,000 से आके 2 लाख तक आती है। मतलब लेवल 12 जो पे मैट्रिक्स आता है वो बहुत ही अच्छा खासा पेमेंट प्रिंसिपल्स को मिलते हैं। स्टार्टिंग उनकी कह सकते हैं हम इस बेसिस लेवल पे मैट्रिक्स अगर लेवल 12 है तो ही बहुत बड़ी बात होती है। जो PGT हैं, PGT लेवल 8 पे आते हैं। जो लेवल 8 वाले हैं वो 47,000 से लेकर के 1.5 लाख तक वाले में कैटेगरी में रखते हैं। अकाउंट पे लेवल 6 में आता है, जिसको पे मैट्रिक्स कहा जाता है, 35,000 से लेकर के 1,12,000 तक हैं। JSA जो हैं वो देखा जाए लेवल 2 में आते हैं। लेवल 2 की जो पेमेंट सिस्टम है वो 19,000 से लेकर 60,000 अप्रॉक्स होती है। लैब अटेंडेंट जो होते हैं लेवल 1 में आते हैं, 18,000 से लेकर 50,000 के बीच में आते हैं। तो अगर पे मैट्रिक्स को आप समझते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि समझ पाना कि लेवल 12 पे प्रिंसिपल है, लेवल 8 पे PGT है, लेवल 6 पे अकाउंटेंट, लेवल 2 पे JSA और लेवल 1 पे लैब अटेंडेंट है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड पेन पेपर मोड होने वाला है। ये बहुत ही अच्छी बात उनके लिए है जो इस नए पैटर्न में ऑनलाइन एग्ज़ाम से थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि ऑफलाइन होता तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। खासकर जो प्रिंसिपल्स लोग होंगे उनके लिए तो बहुत बेहतर होगा कि वो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आप अवेलेबल रहेगा। चॉइस ऑफ मीडियम आपके पास चांस रहेगा कि मीडियम ऑफ बोथ रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश। आप PGT थर्ड लैंग्वेज भी रहेगा उसमें। अब जो सब्जेक्ट लेने से मराठी वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, तो उनके लिए भी थर्ड लैंग्वेज अवेलेबल है। एग्ज़ाम पैटर्न प्रिंसिपल के लिए देखिए क्या है एग्ज़ाम पैटर्न। बिल्कुल एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 130 मार्क्स का रहेगा, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 20 मार्क्स का रहेगा। पर्सनल टेस्ट इंटरव्यू 40 मार्क्स का रहेगा। क्लियर, हर चीज़ देखिए क्या है, 130 मार्क्स का आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आपको 20 मार्क्स का देना पड़ेगा, और 40 मार्क्स का आपको इंटरव्यू में देखना पड़ेगा। अब जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें क्या क्या देखेंगे, रीजनिंग रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस रहेगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, और एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्वेश्चन रहेंगे।
अब ये जैसे कि रीजनिंग 10 नंबर का रहेगा, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का रहेगा, लैंग्वेज 20 नंबर का, एकेडमिक से रहेगा आपका 50 नंबर का, एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगा 50 नंबर का। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरे 150 रहेंगे। टोटल मार्क्स आपसे यहाँ से मिलेगा 150, यहाँ पे टोटल मार्क्स मिलेगा 150 क्योंकि पूरे 150 हैं। बस वही 40 मार्क्स यहाँ पे आपका अलग से रहेगा जो कि इंटरव्यू में देखा जाएगा। अब देखिए क्या है पीजीटी वालों के लिए, देखिए क्या है। अब पीजीटी वाले अगर देखें तो यहाँ पे उनका जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर 10 क्वेश्चन का रहेगा। फिर जो डोमेन नॉलेज है सब्जेक्ट का 70 नंबर इस सब्जेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर उसमें एक्सपीरियंस और एक्टिविटी बेस्ड रहेंगे और 5 नंबर NEP 2020 से रहने वाला है। ये स्पेशल कह सकते हैं कि ये स्पेशल सब बना दिया गया सिलेबस। NEP 2020 से स्पेशल 5 नंबर क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल हो जाएगा 130 नंबर यहाँ से। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जनरल इंग्लिश और हिंदी जैसे आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, और ये 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। सबसे बड़ा चीज़ इसमें आपको ये जानना है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब 40% आपको इस 20 वाले मार्क्स में से पाना ही पाना है, नहीं तो आपका पेपर जो फर्दर जो आपने दिया है वो चेक नहीं होगा। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपको समझना कि जो पार्ट 6 है जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का होने का ये मतलब होता है कि आपको ये पास करना ही करना है, ये श्योर है कि आपको पास करना है, मतलब इस 20 में से आपको मिनिमम 8 लाना ही है, उससे अच्छा लाएंगे तो बेहतर ही होगा। क्लियर? तो ये बात को भाई आप समझिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अकाउंटेंट के लिए देखिए सब्जेक्ट में क्या है, अकाउंटेंट के लिए रीजनिंग एबिलिटी है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 30 क्वेश्चन है 30 नंबर का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है 20 नंबर 20 क्वेश्चन का, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है 20 नंबर 20 क्वेश्चन का है, 20 क्वेश्चन है 20 नंबर है। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट नॉलेज में, जैसे कि आप अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, बजटिंग, एडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 क्वेश्चन है 40 नंबर का, पूरे 130 हो गए। उसके बाद आता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA इसको कहा जाता है, वो रीजनिंग एबिलिटी है। रीजनिंग एबिलिटी अगर देखा जाए इनका, तो रीजनिंग एबिलिटी इनका है 20 क्वेश्चन है 20 नंबर का, क्वांटिटेटिव गाइडेंस एप्टीट्यूड है 20 नंबर 20 क्वेश्चन का, जनरल अवेयरनेस है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 30 नंबर 30 क्वेश्चन का है, बेसिक कंप्यूटर 30 नंबर 30 क्वेश्चन का है, पूरा 130 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इनकी PC पे पर्सनल कंप्यूटर पे टाइप राइटिंग टेस्ट होगी, मतलब कह सकते हैं इनकी राइटिंग भी टेस्ट होने वाली है। 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स रखा गया है, और पासिंग मार्क्स शैल बी 20, 50 मार्क्स में 20 आपको पाना है, क्योंकि आपको टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। फिर लैब अटेंडेंट आता है, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, और फिर टोटल 120 नंबर का है। और यहाँ पे हाँ इनका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कम रहेंगे और कम मार्क होंगे। एक बात जो सबको ध्यान देना है वो ये है कि प्रिंसिपल, PGT, अकाउंटेंट, JSA और लैब अटेंडेंट का जो पेपर है वो अप्रॉक्स कॉमन होने वाला है। सब में रीजनिंग एबिलिटी आने वाली है, सब में जनरल अवेयरनेस आने वाला है, सब में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आने वाली है, सब में स्पेसिफिक नॉलेज तो अपना रहेगा ही, कंप्यूटर के बारे में आने वाला है। तो इस ये जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको दिया जा रहा है, इसके बाद यहाँ पे ये जो सिलेबस हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे वीडियो बारी बारी से अपलोड किए जाएंगे, जिसमें आप रीजनिंग एबिलिटी पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी पढ़ेंगे, फिर बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज पढ़ेंगे, जो प्रिंसिपल से भी पूछा जा रहा है, जो PGT से भी पूछा जा रहा है, अकाउंटेंट, JSA और लैब अटेंडेंट से भी पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि जो ये चैनल है लर्न वाइब्रेंट का, जो ये प्लेलिस्ट है इसमें आप इसको देख रहे हैं, ये प्लेलिस्ट पूरा EMRS से ही ओरिएंटेड है, संबंधित है। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके EMRS के एग्ज़ाम तक, रिजल्ट तक और इवन काउंसलिंग तक भी हेल्प करने वाला है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और
ज़रूरी चीज़ है आपके लिए ये जानना, जो मार्किंग स्कीम है वो 1 मार्क है पॉजिटिव और 0.25 मार्क है नेगेटिव। इसका मतलब है सभी क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग बेस्ड हैं, इसलिए आप वही क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे से पता है, सभी क्वेश्चन को टच ना करें। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने के कारण ओएमआर में केवल एक ही कलर पिन रंगना है आपको, ये नहीं कि सब कलर कर बैठे हैं। ओएमआर क्योंकि जो रीडर होता है ओएमआर का वो ऐसा पैटर्न होता है, अगर आप कुछ एक से ज़्यादा छिड़खानी करेंगे तो प्रॉब्लम होता है, उसको सही से रीड नहीं कर पाता है। डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज आंसर शीट एंड आंसर की, वो तो जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपका आंसर शीट ही डिस्प्ले हो जाएगा उसके ऑनलाइन पैटर्न पर। और उसके बाद ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसके पैटर्न बनाया गया है, जैसे केवीएस ने अपना सिस्टम बना के रखा हुआ था। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, ये वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा, जिसमें सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन अच्छे से डिस्क्राइब और किया गया रहेगा, आप उसको भी देख लेंगे तो सिलेबस को लेकर के आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन रिलेटेड एडमिट कार्ड है, तो ई एडमिट कार्ड दिया जाएगा, किसी को कोई पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सब ई एडमिट कार्ड रहेगा, ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए। और कोई डिस्प्यूट केस नहीं होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ईएमआरएस या फिर जो एनएसटीएस है वो पूरा अपने पास सभी राइट्स को रखा हुआ है। और बाकी जो एग्ज़ाम के पैटर्न्स होते हैं कि भाई एग्ज़ाम में कोई ऐसा मटेरियल ना लेकर जाएं जिससे कि प्रॉब्लम हो, उसके बाद एग्ज़ाम में पहले पहुँचें, जो बेसिक और जो नॉर्मल होती हैं सभी के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए जिस तरीके से आप हमेशा एडवाइस करते रहते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई अपने टाइम से आओ, तो ये सब एक जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है जिसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद रफ वर्क के लिए जानिए कि एग्ज़ाम में आपको रफ वर्क के लिए नीचे पेज ब्लैंक रहेगा, आप वहाँ पे रफ करेंगे, न कि हर जगह करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही एडवाइस किया गया है। ऑफलाइन एग्ज़ाम है, श्योर सी बात है कि आप लोग रफ करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। सबसे बड़ी बात है कि 50 साल से ऊपर लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो SC ST OBC कुछ कैटेगरी के आते हैं तो 55 साल से ऊपर ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ठीक भी है, 55 साल से अप्लाई करके क्या करेंगे, 60 में तो रिटायर हो जाएंगे वो। जब तक समझेंगे चीज़ों को तब तक वो रिटायर हो जाएंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, BA डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए 12 ईयर की प्रिंसिपल के पास। उसके बाद जो डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस वर्किंग फुल्ली, अगर किसी रेजिडेंशियल स्कूल में का एक्सपीरियंस है तो बेहतर है। कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, फिर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी और कोई रीजनल लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, ये सब डिज़ायरेबल है फिलहाल। यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। पीजीटी का जो दिया हुआ है, पीजीटी में 40 साल से कम ही होना चाहिए, SC ST OBC के लिए यहाँ 55 साल रख दिया गया है, कोई बात नहीं है। फिर क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका PG होना चाहिए, जैसे कि मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में का मास्टर होना चाहिए। उसके बाद मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड अबव, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। अब देखिए क्या है, पीजीटी भर रहे हैं तो आपका मास्टर प्लस बीएड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका बीएड डिग्री होना चाहिए, या तो फिर 4 ईयर कोई डिग्री आपके पास हो बीएड वाला, उससे भी हो सकता है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे पीजीटी इन कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशल है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग चलता है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो सेम है 40 ईयर से कम होना चाहिए। MSc या तो CS में हो या तो IT में हो, MCA हो या फिर ME हो, MTech हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तब पर भी वो यहाँ पे पीजीटी CS के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे है कि 30 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, डिग्री कॉमर्स ऑफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉमर्स का उनके पास डिग्री होनी चाहिए। फिर GSA के लिए यहाँ पर दिया गया है कि 12th पास आउट होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी, और 35 वर्ड पर मिनट उनकी टाइपिंग होनी चाहिए अच्छे से, जिससे कि वो काम को अच्छे से बढ़िया कर सकें। फिर लैब अटेंडेंट के लिए 30 ईयर मिनिमम होनी चाहिए, 10th पास हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो लैब टेक्नीशियन के लिए, फिर 12th पास हो साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से, 12th पास हो साइंस स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम से अगर पास है तब पर भी वो लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिना किसी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के, 12th अगर साइंस स्ट्रीम हो तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके आता है कि यहाँ पे दिया गया है कि कोई एलिजिबिलिटी आप छुपाएंगे नहीं, सब कुछ ओके रखेंगे, जैसे कि एक नॉर्मल सा फेयर तरीके से आप फॉर्म को भरते हैं, उस तरीके से यहाँ पे फॉर्म 12 फॉर्म के लिए बताया गया है। यहाँ पे कैटेगरी एज रिलैक्सेशन सिस्टम है, वो तो ऑलरेडी मैं वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ कि जिस तरीके से एज में उनको मिलता है
देते हैं वो लोग, जिस तरीके से कैटेगरी को बेनिफिट देते हैं सेम तरीके से करते हैं। और कोई भी एज यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट होने के लिए तो 31 जुलाई 2023 से कैलकुलेट किया जाएगा। आप कोई भी डेट से कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर आता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी यहाँ पे एडवाइस किया गया। इनका एक क्राइटेरिया जो है उस पर आपका बिल्कुल बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अलग तरीके से बेस रख करके बना लिए हैं। फिर जो फिजिकली इम्पायर्ड हैं कुछ लोग, उनके लिए भी इनका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आता है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब जिस तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस तरीके से आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। फॉर्म अनफेयर मीन्स, जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि जैसे एग्ज़ाम होते हैं, अब अनफेयर मीन्स क्या होता है कि एग्ज़ाम में आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले जाएंगे, फिर एग्ज़ाम को एकदम फेयर तरीके से देंगे जिससे कि इनको प्रॉब्लम ना हो। पनिशमेंट दिया गया है, कैंसलेशन ऑफ रिजल्ट दिया गया है कि अगर आप अनफेयर में पकड़े जाएंगे भाई दिक्कत होगी। उसके बाद सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, मैं एक अलग वीडियो में सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन को और अच्छे से डिस्कस करूंगा। फिलहाल इसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर आप वीडियो में स्टार्टिंग में जाएंगे। बाकी इनका सर्टिफिकेट है कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि इनका एक अपना मॉडल दिया हुआ है और अक्सर लोग सभी लोग ऐसा ही देते हैं। तो अब समझिए कि ये वीडियो में आपने ये देखा कि EMRS से संबंधित एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करें, क्या क्राइटेरिया होता है और कैसे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी एक क्वेरी था मेरे पास कि क्या इसको अदर देन किस स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेट वाले। तो मैं आपको बता दूं सभी स्टेट वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें ये रहेगा कि आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रहेगा कि सिलेबस, डिटेल सिलेबस कैसे, कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, कौन कौन सब्जेक्ट में, प्रिंसिपल के कैटेगरी में कौन सा एग्ज़ाम में आने वाला है कैसे, और लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर। देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हर एक स्टेट को लिस्ट में दिया गया है। ऐसे अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में एग्ज़ाम होगा, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में एग्ज़ाम होगा, AP में ईटानगर में होगा, असम में गुवाहाटी में, बिहार में पटना में होने वाला, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ रायपुर में होने वाला है। इसका मतलब हर एक स्टेट के कैपिटल में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका मतलब है कि आपको मैं फॉर्म भर के बताऊंगा कि किस तरीके से आप एग्ज़ामिनेशन अपने आसपास के स्टेट को में ही लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। जैसे मान लीजिए तेलंगाना है तो आप हैदराबाद में जाके एग्ज़ाम देंगे, त्रिपुरा है तो आप अगरतला में देंगे, यूपी में अगर है तो लखनऊ में देंगे, उत्तराखंड में है देहरादून में देंगे, वेस्ट बंगाल में है तो कोलकाता में देंगे। हर एक स्टेट के कैपिटल में ही इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर बस बनाया गया है। अगर आप जिस स्टेट के हैं उसके कैपिटल में ही आपका एग्ज़ाम होना 99% चांस होता है कि उसी में होकर आप भरेंगे तो वही होगा। अगर आप कहीं और भरते हैं तो पहला चांस होता है जो पहले आप भरते हैं वही आपको मिलेगा। अगर आप EMRS से संबंधित वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। मैं इस वीडियो में हर एक इन्फॉर्मेशन को जो EMRS से संबंधित होगा उसको कवर करूंगा और EMRS की प्रिपरेशन भी करवाऊंगा। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टॉप पर पिन किया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पे क्लिक करेंगे आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में भी टॉप पर पिन किया हुआ आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सीधा जुड़ जाइए, जिससे कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आप तक हर एक इन्फो को पहुंचाया जा सके। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स पढ़ते रहिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो आपको मेहनत करके बनाया जाता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।